नमस्कार दोस्तों, शख्सियत इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर के रहने वाले शौकत अली साहब की 4 पुत्रियां और 3 बेटे हैं। उनमें से उनकी एक पुत्री भारतवर्ष की पहली महिला बाउंसर के नाम से खासी प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा कई तरह के पब, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स, बार, इवेंट्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टारों की शूटिंग और नेताओं की रैलियों में एज ए बाउंसर अपनी सेवाएं देती रही हैं। पिछले साल से लॉकडाउन और महामारी के दौर में खासी परेशानियां सभी समाज में लोगों के सामने पेश आई हैं। इससे मेहरुन्निसा भी अछूती नहीं रही हैं। फिलहाल जहां ये एज ए बाउंसर काम करती थी वो रेस्टोरेंट भी बंद है, लेकिन पूरे भारत में पहली महिला बाउंसर के नाम से मशहूर होने की वजह से इनकी मदद करने वालों की कमी भी नहीं है और फिलहाल इनका घर का खर्च और इनका स्वयं का खर्च आसानी से चल रहा है, क्योंकि इनके शुभचिंतक खासे हैं और इनके मन में उन लोगों के प्रति भी काफ़ी करुणा और दया है जो लोग बेरोजगार हैं या जिनको खाने पीने की तकलीफें हो रही हैं। उनकी मदद के लिए भी ये अपने रसूख का इस्तेमाल कर उन लोगों की भी मदद करती हैं। आज हम मेहरुन्निसा से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और जानना चाहेंगे कि एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद बाउंसर जैसी पेशेवर जिंदगी बिताने के लिए उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसको वो किस तरह से अंजाम देती हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है। मेहरुन्निसा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हैं और बाउंसर का काम होता है लोगों के बीच में अपने ऑफिस, अपने रेस्टोरेंट, अपने सेलिब्रिटीज, अपने नेता, अपने ऑफिस की संपत्ति और कार्यकर्ताओं, अधिकारियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बाउंसर का लाइन का पता नहीं था कि मैं बाउंसर बनूंगी। मेरा सपना था पुलिस और आर्मी ज्वाइन करने का। मैं एक्चुअली आई तो थी भाई का ऑडिशन दिलवाने के लिए। इंडियन आइडल का फर्स्ट शो था सन 2004 में। तो मैंने बाउंसर की ड्यूटी के लिए मैंने बाउंसर को देखा तो मैंने कहा भैया मैं कर पाऊंगी। मैंने बोला हाँ ठीक है, हमारे यहाँ होती है बाउंसर, आओ। तो मैंने ड्यूटी जब की तो उस टाइम देखा तो लेडी बाउंसर को सिक्योरिटी गार्ड बोलते थे। जितने जेंट्स बाउंसर है उस गेट पे जाके लग जाइए, लेडीज गार्ड उतने। तो सेम हमारी यूनिफॉर्म होती थी, सेम हमारा काम होता था, लेकिन हमें बोला सिक्योरिटी गार्ड जाना था। तो मैंने इसके लिए बहुत आवाज उठाई। जेंट्स सिक्योरिटी ऑफिसर और बाउंसरों से बोला कि हम लेडीज गार्ड नहीं, हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहलाएंगे, हम लेडी बाउंसर कहलाएंगे। तो जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर, बाउंसर, उनसे हमेशा मेरी लड़ाई रहती। मैं एक ही आवाज उठाती थी कि नहीं,
जब हमारे सेम यूनिफॉर्म है, सेम हम काम कर रहे हैं, तो हमें बाउंसर क्यों नहीं बोला जाता, लेडी बाउंसर ही हम हैं। तो काफी बार तो मैं लड़कियों को भी भड़का के ले जाती थी कि आधा इवेंट करना, अगर कोई आपको लेडी बाउंसर ना बोले, गार्ड बोले, तो आधा इवेंट करके छोड़ देना। तो फिर वो बोलने लगे कि माता तू बाउंसर है, मान गए, तू लेडी बाउंसर है, तू काम कर, खाना खा ले। यहाँ तक कि खाना तक नहीं खाती थी गुस्से में। और अब देखेंगे तो दिल्ली में क्या, जयपुर, मुंबई, बिहार में, इन जगहों पे देखेंगे कितनी सारी लेडी बाउंसर आ गई। उस टाइम तो सब लेडी बाउंसर का खाने में भी अंतर होता था। बाउंसर का स्पेशल वो डिमांड करके खाना मंगाते थे, उनके लिए रेड बुल आती थी, कोल्ड ड्रिंक आती थी, लेकिन लड़कियों को जो मिला खिलाया, नहीं तो नहीं भी खिलाते। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मजदूरी से लेके नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दूसरे दर्जे का माना जाता है और उनको जो है मेहनत उतनी कराई जाती है लेकिन वेतन कम दिया जाता है, तो उसकी आवाज आपने बुलंद की और आज आपकी बदौलत ही जो भी बाउंसर का काम लड़कियां करती हैं उनको लेडी बाउंसर ही कहा जाता है। इसकी शुरुआत आपसे हुई। और ये चीज ना बहुत, मतलब मैं इतना गुस्सा हो जाती थी ना कि लड़के जो जिनके साथ मैं इवेंट्स में जाती थी, जो मुझे लेके भी जाती थी काफी, तो वो कहते पैसा तो कमाना है, गार्ड बोले तो क्या हो गया, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलती इज्जत बनती है, देखो बाउंसर खड़े हैं, उनकी इज्जत देखो, उनको लोग सलाम कर रहे हैं, तुमसे बदतमीजी तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। सिक्योरिटी ऑफिसर आता है, तू बे करके चला जाता, तुम सुनती कैसे हो। इज्जत से जब हम यहाँ ड्यूटी करने आए तो हमसे रिस्पेक्ट से बात करें, मैडम आप थोड़ी 10-5 मिनट लेट हो गए, क्यों हो गए लेट, तू क्यों लेट हुई है, निकल यहाँ से, ये क्या बदतमीजी यार, रिस्पेक्ट से बात करो हमसे। अगर हम लेट भी हुए तो 5 मिनट का, जेंट्स बाउंसर आए, यार चला जाना, आप ऐसे करो ना, आप इतना लेट क्यों हो गए भाई, जाओ जाओ ड्यूटी पे लगो। उनको तो लगा दिया और हम लोगों को इतनी लंबी क्लास लगा रहे। तो सर मुझे नहीं करनी है ड्यूटी, अगर रिस्पेक्ट दे सकते हो तो मैं ड्यूटी पे जान लगा दूंगी, और नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से अभी खास तौर से दिल्ली में कितनी लेडीज बाउंसर होंगी? दिल्ली में तो कई हजार लेडी बाउंसर हैं, क्योंकि क्या तो उन कई हजार लेडी बाउंसर जो बनी हैं, तो बाउंसर बनने की प्रेरणा एक तरह से आपसे मिली होगी उनको, क्योंकि आप फर्स्ट बाउंसर ऑफ इंडिया हैं। ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि मैंने आवाज बहुत उठाई है। उस टाइम पे सिर्फ लेडीज गार्ड होती थी, लेडीज गार्ड की मतलब उन लोगों को बाउंसर का बोलते ही नहीं थे कोई कितनी लेडी बाउंसर है। और हालांकि ये भी बोला जाता था, मैं बता रही हूँ ना, जैसे वो लेट हो जाती थी, खाने में कोई प्रॉब्लम होती तो कहीं का गुस्सा लेडीज को उतर जाता था, तो मैं ये बोलती थी सर रिस्पेक्ट से बात करो। मैं तो कई बार इवेंट छोड़ के भाग जाती थी, भैया रिस्पेक्ट देनी है तो दो, नहीं तो नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि किस किस क्लब में, नाम ना ले जाए, क्लब, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, पब और इवेंट्स में आपने काम किया और वहाँ किस किस तरह की जो है मुसीबतें पेश आई या चुनौतियां पेश आई, उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने सनबर्न के बहुत इवेंट्स किए, वहाँ पर ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता था कि लड़कियां जो है ना चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, ये सब चीज का यूज करती थी, और लड़के तो हम लोगों को उनकी चेकिंग करनी होती थी, उन्हीं का सामान निकाल के हम लोगों को फेंक देते थे या तो संभाल कर देते थे, आने के टाइम पे लेंगे, आप अंदर इसका यूज नहीं करेंगे। तो वो लोग काफी बार हाथ उठाने की कोशिश करते थे, ठीक है। उसमें बुरा लगता था क्योंकि सीनियर आके, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर आके हमारी गलती निकाल दे, तुमने क्यों ऐसा किया यार, वो हमसे बदतमीजी कर रहा, मुझे पढ़ के जवाब भी नहीं देंगे। हाँ ये मैं मानती हूँ कि पुलिस को भी अथॉरिटी नहीं होती हाथ उठाने की, लेकिन इलीगल सामान के लिए अगर हम उनसे बोल रहे हैं तो ये रोक रहे हैं, तो उन्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि देखो आप गलत है, ये सब नहीं करना है, तो उनको सपोर्ट करना था। लेकिन जब से मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में ड्यूटी करनी स्टार्ट की है, किया में भी किया कि ड्यूटी बहुत अच्छी थी, ये वसंत कुंज में। और सोशल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग ना बाहर खड़े होके गेस्ट को छाट के, मतलब होता है जो बंदा जेन्युइन होता है, जो मतलब जो बेस्ट होता है, जो जिसको बोल सकते हैं कि जिसकी मतलब फैमिली है, वो तो फैमिली रेस्टोरेंट है, उसमें से छाट के हम गेस्ट को अंदर एंटर करते थे, क्योंकि सर का कहना था चाहे रेस्टोरेंट खाली रहे, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में ना कोई ऐसा बेकार या गंद आना चाहिए, बिल्कुल सही हो। अच्छा, एक कोई ऐसा इवेंट बताएं कि जिसमें कोई फिल्म स्टार आए हो और वहाँ ज्यादा पब्लिक आ गई हो, तो उसको गैदरिंग को कवर करने के लिए आपको भारी मशक्कत करनी पड़ी हो। सोनू निगम का ज्यादा इवेंट्स में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। सोनू निगम का हो गया, सलमान खान का, अभी एक बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, फिर एक अक्षय कुमार की हुई थी, एक बूढ़ा होगा तेरा बाप, उसकी भी शूटिंग में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। तो ये सब मैं कर चुकी हूँ। बहुत सारी मूवीज हैं, एक थी प्रियंका चोपड़ा की गुंडे मूवी, उसमें उनका आई थी वो दिल्ली में पीवीआर में, उनका इवेंट्स किया मैंने। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हो गए, पंकज दास हो गए, और सोनू निगम, उदित नारायण,
ये बताइए कि आपको अभी तक कितने अवार्ड मिले हैं? अभी तक मुझे 7 अवार्ड मिल चुके हैं। 7 अवार्ड जो है किसी सेलिब्रिटी के हाथों आपको अवार्ड हाँ, मिला? मुझे रानी मुखर्जी की तरफ से मिला। मुझे हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने बुलाया था, तो रानी मुखर्जी के यहाँ उन्होंने मुझे अवार्ड दिलाया, सम्मानित किया था। कि आप जो है अभी फिलहाल क्या कर रही हैं? अभी तो मैं बाउंसर की ड्यूटी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम अभी कहीं है नहीं, रहना तो रेस्टोरेंट है और ना ही कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ना कोई सेलिब्रिटी यहाँ जा रहे हैं, या कोई रैली भी कर रही हो। हम नेताओं की रैली में भी जाते हैं, या कोई शादी हो, फंक्शन, बड़े बड़े बंदों की शादी होती है, तो वो ऐसे बाउंसर हमें रखते हैं, तो वो भी सब प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। तो अभी तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसलिए ऑनलाइन एक बिजनेस कर रही हूँ कपड़ों का। अच्छा, तो इस वक्त जो लेडी बाउंसर और आपके साथ या आपके बाद बनी है दिल्ली में, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, तो उनका जो है कैसे खर्चा? अब ऐसा नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, परेशानियां तो है। लड़कियों की बहुत मेरे पास कॉल आती थी, मुझे जॉब बताओ बहन, मुझे कोई जॉब बता, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतनी होता था ना, जब जॉब थी तो मैं हर लड़की को लगाती थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ, है ना। तो मैं उनको खुद दुख होता है कि काश मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए तो मैं इन लड़कियों की मदद कर सकती हूँ। हालांकि मैंने उनके पास राशन भेजा, काफी के पास मैं राशन भेज चुकी हूँ। मेरे पास जितना हुआ मैंने हेल्प की, मगर ये तो नहीं ना कि मैं पास इतना हूँ कि मैं पूरी स्टाफ का या सबका ध्यान रख सकूँ, नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ मदद की। कोरोना काल बाउंसर जो लेडी बाउंसर है उसके अलावा आसपास आपकी सोसाइटी में और दिल्ली में बहुत से जो है गरीब लोग हैं जिनको खाने पीने की रोजमर्रा की जो है काफी समस्या है। तो क्योंकि आप जो है सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं और आप दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में एज ए फर्स्ट लेडी बाउंसर जो है मशहूर है, तो लोग आपसे जो है एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप कुछ मदद करें। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप उन लोगों को कहती हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है टच में है या जो आपको जानते हैं वो लोग कितनी मदद? मैं किसी से, मुझे ना कि बोलते हुए शर्म आती, क्योंकि मैंने आज तक किसी से मदद नहीं ली। जब तक जितना मेरे अकाउंट्स में था मैंने दिया, मदद की। अभी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं मदद कर पाऊँ। हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, मेरा खुद का पीएफ वगैरह जो था, मेरे पास जो जमा था, मेरे पास 7-8 लाख रुपए थे टोटल, वो सब मेरे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि इतने 2 साल घर में बैठ के, फिर मकान का किराया हो गया, फिर घर का खर्चा हो गया, जितना भी पैसा था जमा किया था, क्योंकि मेरा सपना था एक छोटा सा घर ढूंढी। मोहल्ले में बहुत बंदे इतने भूखे थे, इतना परेशानी में थे, तो टेंशन थी, भूखे नहीं बोल सकते, मतलब इतनी किराए पर रहने वाला बंदा जिसके 4-4, 5-5 बच्चे, वो कैसे करेंगे। मैं राशन लेके भी आई हूँ, लेकिन इतना राशन कहाँ से ला सकती थी। मैंने थोड़ी बहुत मदद की जितनी उससे हो पाई। फिर उसके बाद मैं काफ़ी एनजीओ के पास भी गई, लेकिन एनजीओ वाले, एक एनजीओ है जिन्होंने मेरी मदद की थी, वो लोग बहुत, मतलब राहुल भाई का खुद का एनजीओ है, वो कभी किसी से मदद नहीं लेते, और उन्होंने खुद ही मतलब मेरे पास राशन भेजा, तो मैंने अपने आस पड़ोस में दिया। पहले तो मेरे पास पैसा था, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मेरे पास खुद का पैसा था, मैंने दिया उनको, लेकिन फिर बाद में मेरे पास मजबूरी हो गई, फिर मुझे मदद मांगनी पड़ी औरों से। अब क्या करती मदद। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, जब आप बाउंसर की नौकरी करना शुरू किया तो आसपास के रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस के और समाज के लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी? बहुत बुरा, मतलब समझते थे मैं पैंट शर्ट पहन के, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं मुस्लिम में सलवार कमीज ही पहनते हैं, उसके अलावा पैंट शर्ट वगैरह कोई परमिशन ही नहीं, सब पे पल्लू रख के चलना। क्योंकि जब मैं सहारनपुर से आई थी तो नजर नीचे करके चलना, बात नहीं करना किसी के सामने, ज़्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ें देख के मैं दिल्ली में आई, मुझे तो आदत नहीं थी ये सब पहनने की, और जब ये ड्यूटी पता चली, मुझे अच्छी लगती थी जॉब करना। मैंने सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा था, मैं रीजनिंग में पास हो गया, एग्जाम क्लियर कर चुकी थी। तो मैंने अबू से बोला कि मुझे पुलिस में ज्वाइन करना है, तो अबू ने बोला बिल्कुल नहीं, करेगी, हमने ये परमिशन देंगे कि आप ये जॉब करेंगे, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाउंसर की कैसे बता सकते थे हम ये पैंट कपड़े पहन जाते हैं, तो घर से हम सूट सलवार पहन के जाते थे, वहाँ जाके कपड़े पहनते थे। तो सुबह, अब ये सेलिब्रिटी के जो होते हैं ना इवेंट्स वगैरह जैसे होते हैं शूटिंग का, तो शूटिंग के दौरान क्या होता है, सुबह अगर आप 7 बजे गए ना, आपके 4 बज जाएंगे, टाइमिंग का कोई मतलब उसमें नहीं रहता है। तो हम लोग ये हो जाते थे, घर में डांट पड़ती थी, फोन पे फोन आ रहे हैं कि कब आओगे कब आओगे, तो अबू को ज़्यादा टेंशन रहती थी। तो अबू बालकनी में खड़े रहते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं देख के, वो बीमार थे ना, उन्हें जॉब भी नहीं करने दे सकते थे। फिर आस पड़ोस के लोग ताने कसते थे, जॉब करने जाते हैं, पुलिस छर्रे उड़ाने में जाती हैं। तो मैं पहले तो सुनती नहीं थी, जो भोंक रहा है, मुझे अपने काम से मतलब है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। फिर मैं एक बार मैंने 1-2 बार जवाब भी दे दिया, आपको इतनी तकलीफ है ना तो चल के देखिए ना, जब आपको इतनी तकलीफ है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गली मोहल्ले में बैठ के बातें करने से अच्छा है ना कि आप साथ चलिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं।
फिर मेरे अम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ में पढ़ाई के लिए, क्योंकि अम्मी तो पढ़ाई के लिए भी कमाते, पढ़ाई भी नहीं करने देते थे। तो रात के टाइम हम क्या करते थे, 3 बजे उठते थे, सुबह 6 बजे तक हम पढ़ाई करते थे। तो ये आप बताइए कि जो है बाउंसर नौकरी करते हुए आप कोई ऐसा इवेंट बताएं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, मजा आया हो, या इसके विपरीत जो है बहुत ज्यादा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, परेशानियां? नहीं, परेशानियों का कोई सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम बाउंसर जो जब ड्यूटी करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ना सर पे कफन बांध के चलते हैं। हमें अपनी मौत से भी वो नहीं होती कि हम मर जाएंगे, कोई हमें कब गोली मार देगा, हमसे कोई बदतमीजी कर जाएगा, चाकू मार देगा, हमें उसका कोई ख्याल नहीं होता। हम लोग जब उतरते ना, कहते हैं मैदान में उतरते तो कफन साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कब किसी साथ बदतमीजी, पीने के बाद बंदा क्या बहक जाएगा, क्या कर देगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोग ना बहुत एहतियात से काम करते हैं, सामने वाले को हर्ट भी ना हो, और सामने वाला ये भी ना सोचे कि बाउंसर है तो ऐसे गुंडे की तरह हमसे पेश आ रहे हैं, मतलब गुंडे की तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, यही पे एक सवाल कि अक्सर देखने में आया है कि सेलिब्रिटीज और नेताओं के और बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों के जो बाउंसर होते हैं वो इस तरह से आम जनता से बिहेव करते हैं कि जैसे उसको धक्का देना, मारना, पीटना, कोनी मार देना। तो इसको जो है आप किस नजरिए से देखते हैं, और आप खास तौर से बाउंसर कम्युनिटी को, और महिला बाउंसर और पुरुष बाउंसर हो, उसको क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने आप को किस तरह से जो है बहुत गलत है। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है ना, जैसे अगर कोई भी भीड़ में आना चाह रहा है तो उन्हें समझाइए कि देखिए थोड़ा आगे नहीं आना है आपको, ठीक है, मैं खड़ा होना है यहाँ पे, मुझे किस लिए खड़ा किया गया, मुझे आगे से ऑर्डर मिला है ना, अगर ऑर्डर नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। आप अगर बदतमीजी करेंगे, देखिए फिर आपके साथ बदतमीजी होगी। अगर वो जरूरत से ज्यादा बदतमीजी बढ़ जाए तो मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बोले, जिसने आपको वहाँ पर रखा, उनसे बोले ले जाके बाहर कर दें, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक में 2-4 बंदे होंगे बदतमीजी कर रहे होंगे, सभी तो बदतमीजी नहीं कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें, जरूरी नहीं है बाउंसर तो गुंडागर्दी दिखाएंगे। मैंने कितने इवेंट्स किए, निर्मल बाबा, गोल्डन बाबा, उन लोगों की ना इतने, मतलब इन बाबाओं के यहाँ ना इतनी भीड़ होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। 5-5 हजार 6-6 हजार बंदे आते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो हम लोग लाइन वाइन भेज देते, देखिए प्यार से, बहुत प्यार से, कि देखिए आप बाबा का वो करने जा रहे तो दर्शन करने जा रहे तो प्रेम से जाइए ना। मैं इतना हंसी मजाक करते रहते, प्रेम 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 करते करते पूरा इवेंट खत्म कर देती। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम गुंडागर्दी दिखाएंगे तो उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो सभी बाउंसर से, जितनी भी लेडी बाउंसर है, जेंट्स बाउंसर, प्लीज हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना संतुलन बनाए रखिए, दिमाग को शांत रखिए। हाँ, हो जाता है, कहीं बदतमीजी हो जाती है तो पहले अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बोलिए, जिसने आपको बुलाया है उनको बोलिए, अगर उनकी परमिशन है तो प्लीज ले जाके बाहर खड़ा कर दीजिए। हाथ उठाना या धक्का देना गलत है। अच्छा, आप जैसे बाउंसर को पुलिस का भी सपोर्ट होता है? हाँ, पुलिस वालों का सपोर्ट होता है। जब कोई बदतमीजी करता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है, हाथ उठा देता है, गलत बोलता है, तो मेरा उसूल है कि मैं ऐसे तो कमजोर नहीं हूँ कि किसी के आगे हाथ नहीं उठाऊंगी, उसे पटक के नहीं मारूंगी, बदतमीजी करूंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हम कानून हाथ में लें। अगर हम उससे पहले प्यार से समझाने नहीं हुआ तो उसका हाथ थोड़ा पीछे से घुमाया और लेके बाहर कर चलेगा, पुलिस वाले को कर दिया। अच्छा, लड़कियों को कैसे टैकल करती हैं आप जब वो आपे से बाहर हो जाती हैं? लड़कियां पहले तो बहुत प्यार से समझाती, प्यार से समझाते थे, वहां से बाहर जाती फिर छोड़ देती, क्योंकि वो अपने मतलब हमारे पे ज्यादा बदतमीजी करने लगेंगी ना, आप समझ रहे हैं, तो फिर तो उन्हें कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा ना। कहते ना, बातों और लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ। एक ही बार हुआ था, एक लड़की जाता है, उसमें हो गई थी, ड्रग्स ले लिया था उसने, तो बहुत प्यार से समझाते रहे, उसने पूरे कपड़े उतार दिया। आप बताओ, तो ये यहाँ पे भी निशान है मेरे, ये देखो छोटा सा निशान ना, ये उसने से पूरा गड़ा दिया था, पूरे कपड़े उतारे हुए थे। मैं कह रही थी बहन कपड़े पहन ले, नहीं पहन लिए कि कपड़ा उतारा हुआ था, और सारी पब्लिक उसे चारों साइड से ऐसे देख रही थी तमाशा की तरह। तो वो चीज मुझे अच्छी लग रही थी, मुझसे रोक रही थी, कपड़े पहन, वो भागी जा रही थी, कभी इधर कभी उधर। उसने मेरे कमर पे यहाँ पे इतना सारा मांस निकाल दिया। फिर मैंने कहा भैया आप तो बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर मैंने रोड पे इतना मारा था, होश आ गई उसके। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, तो वो ना साइको टाइप की थी थोड़ी। फिर उसको मैंने कपड़े पहना के पुलिस वालों को दी। दिल्ली या देश में जो भी लड़कियां बाउंसर जो है बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाउंसर बनना चाहती है, हाँ, अगर कोई बाउंसर लाइन में आना चाहती है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे खुद का स्टाफ बढ़ रहा है और मुझे उन पर गर्व भी होगा। बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है।
आपको नाम कमाना है। देखिए मैं भी एक छोटे शहर से आई थी, मैं भी ज़्यादा वो चीज़ पे पहुँच में नहीं थी, या मैं भी कुछ महान नहीं थी। मैंने इतना जो नाम कमाया है अपनी मेहनत पे, अपने काम पे फोकस कीजिए, किसी को हर्ट भी ना हो, और अपने काम पे इतना ध्यान दीजिए कि आपको आपके काम से जाना जाए और आपकी जो कंपनी है वो आप पे गर्व करे। तो कोशिश करूँगी जितने भी लेडीज और जेंट्स हैं वो बाउंसर लाइन में आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। शुक्रिया। थैंक यू।